जनाब स्पीकर, शुक्रिया। जनाब स्पीकर, एक मुल्क जो होता है वो मजमूआ होता है वहाँ पे बसने वाले लोग और एक ज़मीन का टुकड़ा जिसे टेरिटरी कहते हैं, और उसमें हुकूमत होती है और इसके साथ साथ वो रियासत या मुल्क जो होता है वो सॉवरेन होता है। तो ये चार चीज़ें जो हैं ये एक मुल्क के लिए बुनियादी हैसियत रखती है, तब जाके किसी इलाके या सिस्टम को एक मुल्क कहा जाता है। जनाब स्पीकर, फिर जो उस मुल्क में एक हुकूमत होती है, उस हुकूमत में जो जमहूरी निज़ाम होता है उसमें एक लेजिस्लेचर होता है जिसे मुकन्नना बोला जाता है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, और जनाब स्पीकर तीसरा उसका जुज जो होता है वो जुडिशरी होती है, और वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जनाब स्पीकर, इस गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के अंडर एक मिनिस्ट्री आती है जिसे कहते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री। उस डिफेंस मिनिस्ट्री का एक झेली इदारा होता है जिसके अंडर आर्म फोर्सेस आती हैं। जनाब स्पीकर, वो आर्म फोर्सेस अपने मखसूस तबके को एस्टेब्लिशमेंट कहती है। तो जनाब स्पीकर, अभी भी जिस मौसूफा ने जिक्र किया, इनके बकौल और आम फहम में वो अपने आप को स्टेट कहते हैं, रियासत, जबकि जनाब स्पीकर रियासत हमारे आईन में बहुत क्लियर डिफाइंड है कि रियासत या स्टेट किसे कहा जाएगा। जनाब स्पीकर, आर्टिकल 7 अगर आप देख लें, आर्टिकल 7 में जनाब स्पीकर in this part, unless the context otherwise requires, the state means the federal government, यानी मजलिस शूरा, पार्लियामेंट, a provincial government, a provincial assembly, यानी इसमें वफाकी हुकूमत और वफाकी जो मुकन्नना होता है, सूबाई हुकूमत और सूबाई मुकन्नना, provincial assembly, and such local and other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess। जनाब स्पीकर, ये आर्टिकल 7 है हमारे आईन का। इसमें कहीं पे स्टेट की डिफिनीशन आर्म फोर्सेस या किसी और एस्टेब्लिशमेंट जो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट या इस मुल्क का स्याह और सफेद का मालिक कहती है, कहीं पे जिक्र नहीं है। जनाब स्पीकर, अब आते हैं सोवरेनिटी की तरफ। रियासत जो खुद मुख्तार होती है उसी सही मानों में रियासत कहा जाता है। जनाब स्पीकर, खुद मुख्तारी हमारे आईन की जो प्रियम्बल है, जो शुरू के अल्फाज हैं, जो शुरू का पैराग्राफ है, उसमें बड़ा वाज़ेह बयान है। Whereas sovereignty over the entire universe belongs to the Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him
is a sacred trust. And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representative of the people. जनाब स्पीकर, यहाँ पे अल्लाह के बाद इख्तियार जो है वो इस मुल्क का अवाम के पास है और अवाम वो इख्तियार अपने वोट के जरिए अपने मुंतखब नुमाइंदों को देती है, चाहे वो सूबे में हो चाहे वफाक में। जो जनाब स्पीकर, ये बड़ा वाजिया हुआ कि फैसलों का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मुंतखब नुमाइंदगान को होगा। जनाब स्पीकर, 9 और 10 सितंबर की रात इस मुल्क के फेडरल पार्लियामेंट पे जो एक मुकद्दस जगह है, क्योंकि वहां पे अवाम की आवाज बैठी हुई होती है, वहां से इस मुल्क की सॉवरेनिटी का इख्तियार जिनके पास है वो जिरगा बैठा होता है। जनाब स्पीकर, वहां की बिजली बंद हो जाती है, वहां पे 50-60 पुलिस और इसके साथ सादा कपड़ों में मलबूस लोग रेड करते हैं, जो मफल्ड फेसेस होते हैं, और वो एक एमएनए कम से कम 7 लाख से लेकर 13 लाख तक आबादी को रिप्रेजेंट करता है। जनाब स्पीकर, उनको जोदोकोब करते हैं, उनके साथ हाथापाई करते हैं और उनको वहां से उठाकर नामालूम जगह पर ले जाते हैं। जनाब स्पीकर, तकलीफ क्या थी? बहन ने कहा कि आप रोना रो रहे हैं। हम रोना नहीं रो रहे, बल्कि लोगों को असल चेहरा दिखा रहे हैं। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बबांगे दहल ये बात कई जगहों पे कह चुका हूं कि मैं इन हालात पे खुश हूं ताकि वो सिस्टम एक्सपोज हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिस्टम एक्सपोज हो चुका है, जो कि 77 साल से हमारी अवाम के साथ एक ड्रामा चल रहा है, इख्तियार के नाम पे, इदारों के नाम पे, उनकी फलाह बहबूद के नाम पे। इख्तियार किसी और के पास होता है, इस्तेमाल कोई और करता है, और इख्तियार की जगह पे भी उन लोगों की जरूरत है जो कि उनके चाबी और इशारों पे चल सके। जनाब स्पीकर, मुझे अफसोस है कौमी असम्बली के स्पीकर पे कि उन्होंने काफी दिन बाद रूलिंग दी और वजाहत पेश की, हालांकि उनको फौरन रिएक्ट करना चाहिए था। जनाब स्पीकर, ये हमला पीटीआई एमएनएस पे नहीं किया गया, बल्कि ये हमला इस मुल्क के आईन पर, इस मुल्क के जमहूरी निजाम पर और इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम की आवाज पे किया गया। जनाब स्पीकर, लेकिन जनाब स्पीकर, एक बात क्लियर है कि मेरा लीडर डटा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और वर्कर इंशाअल्लाह डटी है, और हम इनका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में मेरे लीडर ने कहा था, वी विल फाइट, और इंशाअल्लाह हम आखिरी गेंद तक खेलेंगे इनके खिलाफ।
जनाब स्पीकर, इमरान खान के खिलाफ ये पूरा निजाम पिछले कमोबेश 2 साल से जो खुल के लगा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये जनाब स्पीकर कि पहले इस मुल्क में निजाम जिनकी ईमा पे चल रहा था, जिनकी खुशी के लिए चल रहा था, जिन आकाओं के इशारों पे चल रहा था, वो हम सबके सामने है। उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क में पहले दिन से इसके फाउंडिंग फादर के साथ क्या हुआ, उनके एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचने नहीं दिया गया। लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ, सीटो सेंटो साइन किया गया 53-54 में, और बजाय ये कि अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात रखते, हजारों मील दूर गोरे को यहूदो नसरा, और मैं ये समझता हूं कि उनके लीडर को, फ्री मेसन्स के लीडर को खुश करने के लिए उसी टाइम से मुआहदात किए गए, अपने पड़ोसियों को नाराज किया गया। जनाब स्पीकर, फिर हम देखते हैं कि इमरान खान रशिया का विजिट रखता है, और रशिया वो क्यों जाते हैं कि कोविड गुजरा होता है, पूरी दुनिया में महंगाई का एक सैलाब आ चुका होता है। वो दूसरी बात है कि मीडिया और अपोजिशन की तरफ से उस गुनाह का सिर्फ और सिर्फ इमरान खान कसूरवार था उस टाइम। हालांकि वो पूरी दुनिया में महंगाई आ चुकी थी, शिपमेंट रुक चुकी थी, डिमांड एंड सप्लाई में गैप आ चुका था। जनाब स्पीकर, जब खान साहब रशिया का दौरा करते हैं, रशिया का दौरा वो क्यों करते हैं? अपनी आवाम की खातिर अनाज लेने, गंदम लेने और पेट्रोल और डीजल फ्यूल लेने, क्योंकि वहां से हमें 30% कम की ऑफर आई थी कि आपके आवाम को हम 30% कम कीमत पे हम ये चीजें देंगे। तो जनाब स्पीकर, जब खान साहब वहां पे जाते हैं, अचानक जंग शुरू हो जाती है यूक्रेन की, और धमकी आ जाती है कि नहीं जाना चाहिए था। हमारे आका नाराज हो जाते हैं, और इस मुल्क में बेटे उनके एजेंट अचानक हरकत में आ जाते हैं। जनाब स्पीकर, फिर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज के खिलाफ आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जनरल बाजवा साहब, वो किसी प्रोग्राम में आपके प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी के बरखिलाफ अमेरिका और यूरोप और नेटो कंट्रीज को खुश करने के लिए बयानबाजी दाग देते हैं, और रशियन विजिट जो है उसकी नफी कर लेते हैं। तो जनाब स्पीकर, उसके बाद क्या होता है कि साइफर आ जाता है, जिनको ये एक चिट्ठी कहते हैं कि चिट्ठी लहराई गई। जनाब स्पीकर, और बयान आ जाते हैं मीडिया में कि ये तो रूटीन की बातें हैं, ये तो इससे पहले भी काफी आ चुके हैं। तो जनाब स्पीकर, खान की लीडरशिप में ये मुल्क वो मुल्क पर नहीं रहा था, लेकिन अफसोस इनको समझ नहीं थी। जनाब स्पीकर, खान का गुनाह ये था कि खान ने अलम कुफर के साथ आंखों में आंखें डालकर उनको, जो इस मुल्क में शुरू था कई सदियों से, कई दहाइयों से, कि आपके एयर बेसेस उनको दिए गए थे। ड्रोन अटैक 2018 से पहले 400 ड्रोन अटैक्स इस मुल्क में हुए थे।
अपने लोगों को मारा गया था। वो बाजवड़ के 80-82 बच्चे किसी को याद है जो शहीद कर दिए गए थे? वो इस मुल्क के बच्चे नहीं थे जनाब स्पीकर। और ऊपर से शर्म का मकाम के यूसुफ रजा गिलानी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और इन जैसे पूरी इनकी लीडरशिप जो थी वो मीडिया पे आती थी, उनके स्टेटमेंट चलते थे और बाद में जब पता चला तो वो अपने आकाओं से कहते थे कि आप ड्रोन अटैक करें और हम जो हैं उसकी मजम्मत करते रहेंगे क्योंकि हमने वोट भी लेने अवाम से। जनाब स्पीकर, तो ये हालात थे आपके मुल्क में। अब जनाब स्पीकर रिजीम चेंज के लिए अड्डा लग जाता है। सिंध हाउस में एक मंडी लग जाती है, एमएनएस का रेट लगता है। लेकिन मैं ये समझता हूं जनाब स्पीकर, इसमें वो कठपुतली सियासतदान कम गुनाहगार है, लेकिन आज जो अपने आप को रियासत और एस्टेब्लिशमेंट कहती है वो 1000% वो गुनाहगार है, क्योंकि ये सारा खेल उन्होंने खेला था। जनाब स्पीकर, फ्लोर क्रॉसिंग होती है बावजूद ये कि आईन का आर्टिकल मौजूद है कि फ्लोर क्रॉसिंग कोई नहीं कर सकता। अगर फ्लोर क्रॉसिंग कोई करे तो वो डिसीड हो जाएगा। उसके बावजूद हुकूमत पे अदम एतमाद आ जाता है, जिस बोंडे अंदाज से रातों को अदालतें लग जाती हैं और ये सारा खेल खेला जाता है। जनाब स्पीकर, फिर एक ना खत्म होने वाला सिलसिला एफआईआर का आ जाता है, तोशाखाना। और तोशाखाना नंबर 2 जो आजकल ट्रायल पे लगा हुआ है जनाब स्पीकर, नंबर 1 और नंबर 2, उसी तोशाखाना से बड़ी बड़ी गाड़ियां जिनकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी वो लिए गए। उनका कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन एक गड़ी जो कि उनका हक था कि वो ले सकते हैं और बेच भी सकते हैं, और सिर्फ बनीगाला के रोड के लिए वो बेची गई, क्योंकि वो रोड खान साहब हुकूमत और अवाम के खजाने से नहीं बनाना चाहते, बल्कि वो बाहर से इसी तरीके से वो बनाना चाहते थे कि तोशाखाना से जो पैसे आए उसी से मैं बनाऊंगा, और उसी से वो बना चुके हैं जनाब स्पीकर। लेकिन अफसोस की बात कि उसका एक जाली ट्रायल होता है, एक जज को हायर किया जाता है और रातों रात जिस तरह के 107 की जमानत होती है वो उसी तरीके से पूरा ट्रायल चलाया जाता है। और जमान पार्क में जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए वो तो किसी से ढके छुपे नहीं है, उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहूंगा। जनाब स्पीकर, 9 मई जनाब स्पीकर 9 मई को मैं समझता हूं कि 24 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन, ना सिर्फ 24 करोड़ अवाम की दिलों की धड़कन बल्कि 2.25 अरब आलमे इस्लाम उम्मत मुस्लिमा की दिलों की धड़कन हमारे महबूब लीडर, उनको कॉलर से हाई कोर्ट के अहाते में किस बेइज्जती के साथ उनके साथ जो सलूक किया गया, उनके साथ जो बेईमाना सलूक किया गया, मैं समझता हूं उसके खिलाफ तो पूरा पाकिस्तान निकला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अलावा आम लोग, आम मुसलमान निकले थे जनाब स्पीकर। लेकिन उसी को बहाना बना के एक ड्रामा रचाया गया। वो जगह जहां पे परिंदा पर नहीं मार सकता वहां पे लोग घुसाए गए। इस हवाले से जनाब स्पीकर,
इस्लामाबाद और बाकी जगह छोड़ें जो यहाँ पे अभी भी मुजस्मों की बात की गई। इस्लाम में किसी मुजस्मे की इजाजत नहीं है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ना हम किसी मुजस्मों को मानते हैं। हम अगर मानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानते हैं और अपने लीडरशिप और अपनी रियासत को मानते हैं। जनाब स्पीकर, हमारे जिले में डिस्ट्रिक्ट कोहाट में जो किया गया, मैं उसकी छोटी सी दस्तान सुनाना चाहूंगा। उसी प्रोटेस्ट में हम भी मौजूद थे। वो एक पुरअमन प्रोटेस्ट था, लेकिन उसमें मेरा आंखों देखा हाल और मेरे बाकी वर्कर्स के आंखों देखा हाल कि वहां पे लोग घुसाए जाते हैं, वो हमारे वर्कर्स को इश्तियाल देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं और कोई इश्तियाल अंगेज किस्म का कोई वाकया नहीं होता। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं और मैं ये इस असेंबली के सामने पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के सामने ये सवाल रखना चाहता हूं कि उस दिन जो पर्पल शर्ट का एक लड़का था, जो मैं समझता हूं कि वो आईएसआई का एजेंट था, आईडब्ल्यू का एजेंट था, वो वहां पे आया था, जो मेरे मुल्क के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ नाजेबा नारे लगा रहा था, लोगों को इश्तियाल दे रहा था। जनाब स्पीकर, जब उसकी सोशल मीडिया पे वीडियोस आ जाती हैं तो नामालूम लोगों की तरफ से उन सोशल मीडिया के लोगों को, अकाउंट्स को फोन जाते हैं कि इसको फौरन डिलीट किया जाए और वो तमाम अकाउंट से वो वीडियोस डिलीट हो जाती हैं जो इनके एजेंट्स के थे। और जनाब स्पीकर, एक सोशल मीडिया फ्रीलांसर को मैं जानता हूं कि जिसने वो वीडियो लगाई थी और उसके बाकायदा ऑफिस में वो एजेंसियों के लोग गए और उसको धमकी देकर उन पे वो वीडियो डिलीट करवाई गई। तो जनाब स्पीकर, उसके बाद उस बंदे का कोई अता पता नहीं। वो ना कोहाड़ का था, वो पंजाब का किसी इलाके से था मेरे ख्याल में। जनाब स्पीकर, 9 मई के बाद हालांकि हमारा किरदार किससे ढका चौपा नहीं था, वहां पे इश्तियाल दिलाने के बावजूद हमने पूरे लोगों को कंट्रोल किया। अपना जो हमारा आईनी हक था, हमने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया। लेकिन जनाब स्पीकर, क्या होता है कि रातों को हमारे घरों पे रेड हो जाती है और पुलिस और उनके साथ निकाहपोश सफेद कपड़ों में लोग होते हैं और हमें घरों से उठाया जाता है और हमें रातों रात बनू जेल 3 एमपीओ में भेजा जाता है। जनाब स्पीकर, उस प्रोटेस्ट में, क्योंकि वो प्रोटेस्ट हमारा 10 मई को भी था, 10 मई को मेरे 2 वर्कर्स को शहीद किया गया और बाद में भी वो मौके हमने देखे, क्योंकि उनके साइड पे कमर्शियल दुकानें हैं, तो वहां पे जब हमने अपने तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट किया अपने दोस्तों से, तो जनाब स्पीकर, मैं आज ये कन्फेस करता हूं कि वो फायर पुलिस ने नहीं मारे थे। वो फायर जिस एंगल से लगे थे, वो हाइट से लगे थे, एक बिल्डिंग से लगे थे और इसको खामखा में उन लोगों ने मारा था। उन लोगों ने हमारे वर्कर्स को शहीद किया था और 5 बंदों को डिसेबल किया था, जो कि आज भी चलने फिरने के लायक नहीं है। जनाब स्पीकर, वो नामालूम लोगों ने मारा था। जनाब स्पीकर, इसके बाद अदालतों का, केसों का, एफआईआरों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला लग जाता है।
मेरे वर्कर शहीद हो जाते हैं, एफआईआर हम पे होता है। जनाब स्पीकर, एक एक मौके की 8-8, 7-7 एफआईआर काटी जाती हैं। जनाब स्पीकर, बदकिस्मती से वो जो शहीद किए गए न सिर्फ कोहाट के बल्कि मुकम्मल पाकिस्तान में जहां पे भी हमारे वर्कर शहीद हुए बशमूल पेशावर के, आज तक उनके एफआईआर नहीं काटे गए। उनको एफआईआर काटने का हक भी नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा उनके एफआईआर हमारे पीटीआई की लीडरशिप पे काटी गई। जनाब स्पीकर, बनू जेल में हमारे साथ जो सलूक किया गया उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन वहां पे बंदे आ जाते हैं आईडब्ल्यू के, वो हमारे डेटे लिखते हैं, आपके कितने भाई हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपकी कितनी बहनें हैं। तमाम डेटा कलेक्शन के बाद हमें कहते हैं आप इस तरह कर लो, पीटीआई और खान साहब छोड़ दो, तो आप लोगों के ये एफआईआर में एफआईआर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आप लोगों की गुनाहें माफ़ हो जाएंगी और आराम से अपने घर में बैठ जाओ। और जब मौका आया तो आप लोगों को दूसरी तरीके से हम इलेक्ट भी कर सकते हैं और मिनिस्ट्रियाँ भी दे सकते हैं। तो जनाब स्पीकर, हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुझ समेत मेरे साथ जितने भी दोस्त थे, हमने बनू जेल में उनको कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी पहली पार्टी थी और इंशाअल्लाह आखिरी पार्टी हमारी होगी, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होगी। जनाब स्पीकर, उसी दौरान हमारी 3 एमपीओ में जब हाई कोर्ट से जमानत हो जाती है तो एक के बाद दीगरे हमें कोहाट जेल में लाया जाता है। एक एफआईआर में कुछ दिन बाद जमानत होती है तो दूसरे एफआईआर में हमें अरेस्ट किया जाता है। उसी जेल के गेट से बार बार हमें वो चक्रें दी गई जनाब स्पीकर, लेकिन करते कराते कुछ महीनों की कैद के बाद हमारे जमानती हुई। हम शुक्रिया अदा करते हैं, बावजूद के काफ़ी चीज़ों से इख्तिलाफ ज़रूर होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस फस्तायत के दौर में केपी के जुडिशरी ने जो किरदार अदा किया वो लायक तहसीन है। हमारा एक ही सहारा था, वो जुडिशरी था। अगर केपीके में इंडिपेंडेंस जुडिशरी ना होती तो शायद जनाब स्पीकर आज असेंबली में अब तो चंद फॉर्म 47 वाले होंगे। मैं ये समझता हूं कि फिर 90% फॉर्म 47 वाले यहां पे बैठे होते। जनाब स्पीकर, इसके बाद अगवा का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी रहता है। मुझे इलेक्शन के नजदीकी दिनों में हाई कोर्ट के गेट से उठाया जाता है, जिस पे जजेस एक्शन लेते हैं, जिस पे हमारी वकला बरादरी प्रोटेस्ट करती है, तो मुझे 24 घंटों में दोबारा बरामद किया जाता है। जनाब स्पीकर, उसमें भी मुझे एक नामालूम आंखों पे पट्टी बांधकर पुलिस ने उन नामालूम लोगों के हवाले किया जो मुझे नामालूम तहखानों में लेकर गए। वहां पे जो हुआ मैं तफसील में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जनाब स्पीकर, वहां पे मुख्तलिफ तरीकों से टॉर्चर किया गया। आपके बच्चे वहां पढ़ते हैं, फलानी जगह पढ़ते हैं, उनको उठाया जाएगा, उनको मारा जाएगा, ये किया जाएगा, ये कारोबार बंद किया जाएगा, ये किया जाएगा। तो जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत रखी वकला, और एक बार फिर पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनकी बदौलत हमारी रिहाई
मुमकिन हुई। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, इलेक्शन के दौरान नॉमिनेशन पेपर जमा करते हुए मेरे लोगों को अगवा किया गया, जिसमें एक वकील भी था खुशकिस्मती से। फिर हमारी बार एसोसिएशन बाजार बंद करके प्रोटेस्ट पे निकली, तो उसके बाद मेरे बंदों को रिहा किया गया। ये तो मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह का कि नॉमिनेशन पेपर में एक 2 दिन की एक्सटेंशन हुई। जनाब स्पीकर, अगर वो एक्सटेंशन ना होती तो हमारे नॉमिनेशन पेपर भी जमा ना होते। जनाब स्पीकर, इसके साथ इलेक्शन का कैंपेन तो वैसे भी बेड़ा गर्क था उसका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने हमारा साथ दिया। लेकिन ये बड़ा जरूरी है, ये आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूं कि इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बिल्कुल ऐन 5-10 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, वक्फे से मेरे हल्के के बल्कि मेरे पूरे जिले के जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडिंग वर्कर्स थे, जिसमें मेरा तहसील चेयरमैन जो कि साबिका तौर पे वो 3 बार 3 एमपीओ में बनू जेल काट चुका था, उसकी जमानत हो चुकी थी, 25-30 एफआईआरों में उनकी जमानत हो चुकी थी। उसके बावजूद मेरे तहसील मेयर को उठाया जाता है, साजिद इकबाल को, उसको आईएसआई की जो वहां पे सेफ हाउस है, फैसिलिटी है, उसकी तहखाने में रखा जाता है। 4x6 सेल में उसको रखा जाता है। और इसके साथ जनाब स्पीकर, मेरे बाकी विलेज कौंसल और यूनियन कौंसल के सदूर और विलेज कौंसल के चेयरमैन, जिसमें शौकत खान, साबिर अजीज, नबी खान और इसके साथ साथ नईम क्वाटी, जो हमारे लीडिंग वर्कर्स थे, जो हमें पूरे यूनियन कौंसल और 2-2 यूनियन कौंसल संभाला करते थे, उनको उठाया जाता है, उनको आईएसआई की फैसिलिटीज में रखा जाता है, उनको 4x6 के कमरों में रखा जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। जनाब स्पीकर, उनको इतना जोर-ओ-कोब किया जाता है और फिर 8 फरवरी के बाद, इलेक्शन के बाद उनकी रिहाई होती है। लेकिन मैं ये कहता हूं जनाब स्पीकर कि उनके साथ जो ज्यादतियां की गई, उनको जो मेंटल और फिजिकल टॉर्चर दिया गया, मैं ये दावे से कहता हूं जनाब स्पीकर कि वो आज भी उनके पीठ में दर्द है, मुख्तलिफ डॉक्टर से वो इलाज कराते हैं, लेकिन वो अपने उस कंडीशन में नहीं आ रहे होते हैं। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ इलेक्शन डे का अहवाल मैं सुनाना चाहूंगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जनाब स्पीकर, इलेक्शन डे पे इनका जो इरादा था वो ये था कि इनको हमने इतना टॉर्चर किया हुआ है, इतना डराया हुआ है कि ये कंट्रोल रूम नहीं आ पाएंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, जब रिजल्ट आ जाता है, जब फॉर्म 45 के रिजल्ट हमें आना शुरू हो जाते हैं,